मेरे माँ-बाप मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे और उस भरोसे को कुछ इस तरह से मैंने तोड़ा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। माँ-बाप अपने बच्चों के ऊपर भरोसा तब करते हैं जब वो उन्हें आज़मा लेते हैं। मेरे साथ भी मेरे माँ-बाप ने ऐसे ही करा। जब तक मेरी 12 नहीं हुई, मेरे माँ-बाप को मैंने कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। बहुत लड़के आए गए, पर कभी भी मेरा मन ना तो मचला और ना ही मैंने उन्हें नज़र भर के देखा। मेरी सब फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड थे, पर एक मैं ही ऐसी थी जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई से मतलब था। मैं अपनी पढ़ाई के अंदर इतनी खुश थी, मैं आगे पढ़ना चाहती थी और हमेशा से मैं ये सोचती थी, मैं कुछ करूँगी, मैं अपनी लाइफ़ में बहुत आगे जाऊँगी। लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी जो कि मुझे हमेशा से कहीं न कहीं नीचा दिखाने की पूरी-पूरी कोशिश करती। कभी-कभी वो मेरे साथ ऐसी हरकतें करती, ऐसी-ऐसी बातें करती, ना चाहते हुए भी दिल मचलने लगे। अक्सर वो अपने बॉयफ्रेंड के से जब बात करती तो मुझे बिठा कर के करती। जब वो कोई चीज़ उसे देता, वो मुझे दिखाया करती, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज कर देती और अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रही थी। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा, मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मेरे माँ-बाप को तो भरोसा हो चुका था मुझ पर। अब उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम पढ़ना चाहती हो, तो तुम आगे पढ़ सकती हो। मजबूरी ये थी कि जहाँ मैं रहती थी, वहाँ आगे पढ़ाई का कोई भी साधन नहीं था। मेरे माँ-बाप ने कहा कि एक काम करो तुम, हॉस्टल के अंदर जाके पढ़ सकती हो। ये बात सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि माँ-बाप मेरे मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हैं। आँख बंद करके उन्होंने कह दिया। मेरी एक फ्रेंड वहाँ पर पढ़ती थी, उन्होंने मेरा एडमिशन वहाँ का करा दिया। मेरे चाचा भी बड़े खुश थे और चाचा के घर मेरा रिश्ता हुआ हुआ था। मुझे ये पता था मेरे चाचा के लड़के से मेरी शादी हो जाएगी जब मेरा पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। साथ में मुझे कुछ कोर्स भी करना था। चाचा का लड़का बाहर रहता था और वो मुझे बाहर ले जाने की पूरी तैयारी कर रहा था। मेरा पासपोर्ट भी बना दिया गया और मुझे कह दिया गया कि 3 साल 4 साल में तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और हम शादी कर देंगे। मैं भी खुश थी। ना कभी उस चाचा के लड़के से मेरी बात हुई, ना ही कभी मैं उससे बात करना चाहती थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे शौक था पढ़ाई का और आगे पढ़ने का। अब जब मैं हॉस्टल चली गई, तो मैं कहाँ छोटे से गाँव में तबके में रहने वाली भीची-भीची सी एक लड़की थी, सहमी-सहमी सी। हर वक़्त माँ का, बाप का डर रहता था, इसीलिए तो मैंने कदम आगे नहीं बढ़ाए थे। अब यहाँ पर ना तो माँ थी, ना बाप था, ना ही चाचा-चाची थे। यहाँ मैं बिल्कुल फ्री थी। मेरी दोस्त थी और इस साल वो भी यहाँ से चली गई थी। कुछ 6-7 महीने हम साथ में रहे, तब तक बहुत सब कुछ अच्छा चलता रहा। ना तो मैंने कोई हरकत करी, ना उसने मेरी कोई हरकत देखी। पापा आते थे और आने के बाद में मेरा जो भी खर्चा है, वो सब दे दिला के चले जाते। जो अम्मी चीज़ें बनाती, वो दे के जाते। मुझे बहुत सारा प्यार करते और मैं भी पढ़ाई में अच्छी थी। मेरे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह थे, वो सब मेरी तारीफ़ करते। यहाँ तक कि जिनके हॉस्टल में मैं रहती थी ना, वो भी आकर के मेरी तारीफ़ करती थी मेरे पापा के सामने कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत पढ़ेगी और बहुत आगे जाएगी। मेरे पापा कहते थे, जैसे मैंने घर में अपनी बच्ची को रखा है, मुझे भरोसा है अपनी बच्ची के ऊपर, ऐसे ही यहाँ पर है। उस भरोसे का मैंने ऐसा नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस हॉस्टल के पास में ना एक छोटी-सी कैंटीन थी। उस कैंटीन में एक लड़का काम करता था। जैसे कि कहते हैं ना कि भरोसे का आदमी था वो, तो इसीलिए उस हॉस्टल के लोगों ने उसे वहाँ जगह दे रखी थी। लेकिन उसकी मजाल नहीं थी कि वो हॉस्टल के अंदर आ जाए। ना ही वो हम में से किसी को बात करता था, ना ही वो कभी देखता था। लेकिन था बहुत खूबसूरत और उसका वो चुप-चुप रहना और उसके वो गाने गुनगुनाना मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जब भी कभी हम बाहर निकलते, मैं उसे नज़र भर के देखा करती और मेरा मन करता कि मैं इससे दोस्ती करूँ। पहला शख्स और पहला लड़का और पहली मोहब्बत वो थी मेरी। मुझे पता था चाचा के यहाँ मेरी शादी होने वाली है, फिर भी मेरा मन मचल गया और मैंने कहा किसी को कुछ नहीं पता चलेगा क्योंकि पापा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो कैसे पता चलेगा? और कुछ टाइम अगर मैं भी ज़िंदगी के एंजॉय कर लूँ तो क्या बुराई है? बस ये सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी
और दिमाग में शैतान पता नहीं कैसे आया, मुझे भी खुद को भी नहीं पता। एक दिन जो हमारे यहाँ पर हॉस्टल के अंदर काम करती थी, जैसे कि झाड़ू वगैरह लगाना, मैंने उनसे कहा कि ये इस तरह से रहता है, ये बात नहीं करता ये लड़का, तो आप मेरे एक मैसेज वहाँ तक पहुँचा दो। वो कहने लगी कि 100 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसे 100 रुपये दिए और एक पर्चे के ऊपर मैंने कुछ बातें लिखी और उसे भेज दी। उसने कहा कि आप कुछ मंगाना चाह रही हो? मैंने कहा हाँ, मुझे कुछ सामान मंगाना है, वो ला देगा मुझे। बस वो पर्चा उसने ले जा कर के वहाँ दिया। फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। अब जब भी कभी मैं जाती वो भी मुझे देखता। चोर हड्डी कहते हैं जिसे, चोर हड्डी का इंसान जो होता है ना, वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो शादीशुदा है या नहीं। मुझे नहीं पता था कि उसकी शादी हुई भी है या इनके यहाँ कम उम्र में शादी होती है या इनकी ज़ात बिरादरी क्या है। हम पठान घर से थे और वो बहुत नीच जाति का था। अक्सर मैं जब भी जाया करती तो वो मुझे देखा करता और मुस्कुराता और कोई ना कोई गाना सुना दिया करता। मैंने भी उस पर्चे में ये लिखा था कि मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है, तुम्हारे गाने बहुत पसंद हैं। तो उस वजह से ना वो गाने सुनाने लगा। अब ये वक्त साथ साथ चलता रहा और ज़िंदगी आगे बढ़ती गई। अब वो मुझसे बात करने लगा। अभी हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि किसी न किसी बहाने से हम बाहर निकलते और बाहर मिलने लगे, लेकिन बाहर मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकती थी, इसीलिए मेरी उससे ज़्यादा देर तक बातचीत नहीं होती। लेकिन जब उसने मेरे हाथ पहली बार पकड़ा तो मुझे कुछ ऐसा महसूस सा हुआ कि मैं इसके गले लग जाऊं। और उस दिन मैंने उससे कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं तुमसे गले लगूं। फिर उसने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे हॉस्टल के अंदर एक रूम बिल्कुल ऐसा है जिसके अंदर हॉस्टल का सारा कबाड़ है, तुम अगर चाहो तो मैं वहाँ मिल सकता हूँ तुमसे। मैंने कहा ठीक है। और रात के अंधेरे में ना मैं चुपचाप उठ के उसके पास पहुंच गई। उस रूम में जाते हुए डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके मैं गई। वहाँ जाने के बाद में वो लड़का मुझसे मिला और काफ़ी देर तक मैं उसके गले लगी रही। जैसे कि लड़के हरकतें करते हैं, जब वो मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहा था तो मुझे भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि मुझे कभी किसी ने छुआ नहीं था। ये नहीं पता था ये ज़िंदगी का कितना ख़तरनाक खेल खेल रही हूँ मैं। मैंने तो ये सोचा था किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन 2-3 बार हम इस तरह से मिले और हद मैंने अपनी पार कर दी। मुझे आज भी अपने ऊपर ऐसा महसूस होता है कि वो ज़िंदगी, वो वक्त मेरी ज़िंदगी में क्यों आया। लानत भेजती हूँ अपने आप को मैं उस वक्त के लिए। मेरा नाम तरन्नुम है और जिस जगह पे मैं रहती थी उस जगह का मैं नाम आपको नहीं बताऊंगी, पर मेरे लिए दुआ करना कि आज जिस नर्क में मैं जी रही हूँ और जिस तरह से मैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ, ऐसी हरकत कोई लड़की ना करे। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है। कई बार हम लोग मिले और मिलने के बाद हमने हदें पार कर दी। और एक दिन अचानक क्या हुआ कि उस रूम के पास से जो आंटी सफाई करा करती थी वो गुजरी और उन्हें मेरी हल्की हल्की आवाज़ बाहर आई। उसने सबसे पहले हॉस्टल की मैनेजर को जाके बताया और ये कहा कि वहाँ से किसी की आवाज़ आ रही है। हॉस्टल की जो मैनेजर थी वो मेरे पर बहुत भरोसा करती थी, उन्हें नहीं पता था कि मैं हो सकती हूँ। बहुत सारे जन वहाँ पर इकट्ठे होकर गए और उन्होंने उनकी चाबी से वो रूम खोल लिया, क्योंकि हॉस्टल की 2-2 3-3 चाबियाँ होती हैं। इसी तरह से उस रूम की भी थी। उन्होंने रूम खोला, उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो मैनेजर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सबसे पहले मेरे मुँह पे एक थप्पड़ मारा और कहा कि तुम बाहर आओ। जब मैं बाहर आई सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि अपने घर वालों को फ़ोन करो। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, पर उन्होंने एक ना सुनी और मेरे घर वालों को फ़ोन करा। मेरे चाचा और मेरे पापा आए। आने के बाद में मेरे पापा ने पूछा सबसे पहले, मेरी बेटी तो ठीक है ना? उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी ठीक है, पर उसकी करतूतें ठीक नहीं है। ये देखिए, इसे हमने इस हालत में और इस रूम से पकड़ा है। अगर कल को ये प्रेग्नेंट हो जाती है या कोई और बात होती है, हम पे क्लेम नहीं आना चाहिए। ये आपकी बेटी है, आप इसको यहाँ से ले जाएं। चाचा के यहाँ रिश्ता हुआ हुआ था। चाचा ने ये बात सुनी और फ़ौरन ये कह दिया कि हमारे लिए तो ये मर चुकी है, आप एक काम करें, इसे इस हॉस्टल से निकाल दें। हम घर जाके ये कह देंगे कि इसका एक्सीडेंट हो गया था और ये हमारे लिए मर गई। क्योंकि जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव के मेरे भाई चौधरी हैं और हम बेइज्जती के साथ इसको उस घर गांव में लेके जाएंगे और वहाँ हमारी बेइज्जती होगी। तो हमारे लिए तो आज से ये मर गई। और भाई
तुम ये मत सोचना कि इस कीचड़ को मैं अपने सर पे रख लूँगा। मेरा बेटा बहुत इज़्ज़तदार है, मैं भी इज़्ज़तदार हूँ और आप भी। इसको इसी के हाल पे छोड़ दो। घर गाँव जाके हम कह देंगे कि ये ख़त्म हो चुकी है। यहाँ लाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, हमने इसकी मिट्टी वहीं रख दी। पापा चुपचाप ये सारी बातें सुन रहे थे और ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हुआ है मेरे साथ क्या नहीं। बस फिर आनन-फानन में सारी बातें हुई। आनन-फानन भी नहीं समझिए कि हर कोई यही सोच रहा था अब क्या करें? चाचा ले जाने को तैयार नहीं, पापा वो बोलने के लिए तैयार नहीं। मेरे हॉस्टल की जो मैनेजर थी उन्होंने कहा कि इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, इस लड़के ने इस लड़की की इज़्ज़त ख़राब करी है। अब ये इसी से निकाह करेगा और मैं इसका निकाह यहीं कराऊँगी। वो बोला कि मैं तो टाइम पास कर रहा था, मैं तो शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं इससे निकाह नहीं करूँगा। ये खुद मेरे पास आई थी, ना कि मैं इसके पास गया था। इसने अपनी ज़िंदगी खुद ख़राब करी है और आप अगर ऐसा कुछ करोगी तो मेरी बीवी इसको कबूल नहीं करेगी। लेकिन मैनेजर ने कहा कि जब तुम इस तरह से बोल रहे हो और तुमने इसके साथ ये हरकत करी है तो निकाह भी तुम ही करोगे। और बस वहाँ पे थोड़ी देर में काज़ी को बुलाया गया और मेरा निकाह उस शख्स से हो गया जो कमाता भी नहीं था ढंग से। घर जब मैं गई उसके जाकर देखा एक झोपड़ा सा छोटा-सा, कहाँ मैं महलों की रहने वाली और कहाँ मैं इस झोपड़े झुग्गी में आई, वो भी किराए का। उसकी बीवी ने सबसे पहले मुझे पकड़ा और 2-3 मेरे मुँह पे थप्पड़ मारे, फिर उसकी माँ ने मेरे मुँह पे थप्पड़ मारे और कहा कि हमारे बच्चे की ज़िंदगी तूने बर्बाद करी, तू हमारे सिर पे बोझ बन के आके खड़ी हो गई है। सारा दिन घर का काम करना और फिर उसकी बीवी के ताने सुनना, उसके बच्चों की बातें सुनना और फिर उसके बाद रात को बँटवारा होना कि ये कहाँ सोएगा, किसके पास रहेगा। मुझे एक बाहर वाले कमरे के अंदर डाल दिया जाता और दुनिया की मुझे बातें सुनाई जाती कि ऐसी लड़कियों से तो बेलड़कियाँ होना ठीक है, बेऔलादी होना ठीक है। मनहूस कही कि हमारे घर आ गई है। एक तो पहले से ही इस घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे और अब इसका खर्चा हमारे सिर आ पड़ा। इतनी ही बातें उस लड़के को सुनाई जाती है और इतनी ही मुझे सुनाई जाती है, लेकिन वो लड़का तो हँसता हुआ निकल जाता और मैं वहाँ बैठी रह गई। ज़िंदगी मुझे कहाँ से कहाँ ले गई, सिर्फ़ एक भरोसे की खातिर। माँ-बाप ने मेरे ऊपर भरोसा करा, लेकिन मैंने उस भरोसे को कैसे तोड़ा। शायद ये मेरा कोई बड़ा बोल था या मेरा गुरूर था या क्या था मैं नहीं जानती। एक शैतान के भड़काए में आके मैंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली। आप मेरे लिए दुआ करना कि मेरी जैसी ज़िंदगी किसी की ना हो।